कभी सोचा है कि एक देश जहां करोड़ों लोग रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं और जिनकी अपनी अपनी पहचान है, वो सब मिलकर एक राष्ट्र कैसे बन जाते हैं? आखिर ये होता कैसे है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल के पीछे की कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारत के अलग-अलग समुदायों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी एक साझी पहचान गढ़ी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से। उस युद्ध ने भारत पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया था और इसी माहौल ने एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। जरा सोचिए, अंग्रेजों ने अपनी लड़ाई के लिए भारत से पैसा निचोड़ा। डिफेंस का खर्च पूरा करने के लिए नए नए टैक्स लगा दिए, जैसे इनकम टैक्स। चीजों के दाम, मतलब जो रोजमर्रा का सामान था, वो लगभग दोगुना हो गया। और तो और गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। तो लोगों में गुस्सा तो होना ही था। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में साल 1915 में भारत में एक ऐसे लीडर की वापसी हुई जिनके पास विरोध का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा हथियार था, और वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी का ये जो आइडिया था सत्याग्रह, वो बहुत गहरा था। उनका मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्चाई के लिए है तो आपको ताकत या हथियार की जरूरत नहीं, आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लड़ाई लड़ो, लेकिन बिना हाथ उठाए, अपने विरोधी के दिल को जीतकर। और भारत आते ही गांधी जी ने अपने इस तरीके को आजमाना शुरू कर दिया। पहले चंपारण में नील किसानों के लिए, फिर खेड़ा में लगान से परेशान किसानों के लिए, और फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। और हर बार उन्हें कामयाबी मिली। इससे यह साफ हो गया कि सत्याग्रह कोई कमजोर विचार नहीं था, इसमें जबरदस्त ताकत थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब लोगों का गुस्सा बढ़ ही रहा था कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसा काला कानून ले आई जिसने पूरे देश में जैसे आग ही लगा दी। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। इसके तहत सरकार को इतनी ताकत मिल गई कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती थी। मतलब ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील। ये तो सीधे सीधे लोगों की आज़ादी पर हमला था। जाहिर है इसका जबरदस्त विरोध हुआ। पूरे देश में हड़तालें और रैलियां हुईं। लेकिन अमृतसर में हालात बहुत तेजी से बिगड़े और एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का इकलौता दरवाजा बंद करवा दिया और वहां जमा निहत्थी भीड़ पर अपनी फौज को गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और बाद में डायर ने बेशर्मी से कहा कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि आंदोलन करने वालों के दिलों में खौफ और दहशत बैठ जाए। जलियांवाला बाग की इस खौफनाक घटना ने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया। अब गांधी जी को लगा कि एक और भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का वक्त आ गया है, और यहीं से शुरू हुई असहयोग की लहर। गांधी जी को इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा मौका दिखा। हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और अंग्रेजों ने वहां के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, उनकी सारी शक्तियां छीन ली थीं। भारत के मुसलमान इससे बहुत नाराज थे। गांधी जी ने उनके खिलाफत आंदोलन का साथ दिया ताकि दोनों समुदाय मिलकर अंग्रेजों से लड़ें। असहयोग का आइडिया बहुत सिंपल था। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए नहीं है कि वो बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सब सहयोग करना बंद कर दें तो उनका राज 1 साल में ढह जाएगा। तो प्लान को कुछ इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना था। सबसे पहले सरकार से मिले टाइटल्स और सम्मान लौटाए जाएं, फिर सरकारी नौकरियों, कोर्ट कचहरी, स्कूलों और सबसे जरूरी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए। और अगर इसके बाद भी सरकार दमन करती है तो फिर एक फुल फ्लेज्ड सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। यह आंदोलन शहरों से निकलकर जब गांवों और कस्बों तक पहुंचा तो एक दिलचस्प चीज हुई। नारा तो एक ही था, स्वराज, लेकिन हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। जैसे अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जालिम जमींदारों और भारी भरकम लगान से आज़ादी। आदिवासी समुदायों के लिए स्वराज का मतलब था जंगलों पर अपना पुराना हक वापस पाना। और असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था बस उन बागानों से निकलकर अपने घर वापस जाने की आज़ादी। शुरुआत में तो इस आंदोलन को जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन धीरे धीरे इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी और आखिरकार इसे बीच में ही रोकना पड़ा।
असल में कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें थीं। जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो कर दिया, पर भारत में बनने वाला खादी का कपड़ा महंगा भी था और कम भी। गरीब लोग उसे कैसे खरीदते? इसी तरह जो स्टूडेंट्स और टीचर्स सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर आए थे, उनके लिए भारतीय स्कूल कॉलेज थे ही नहीं, तो मजबूरन लोगों को वापस लौटना पड़ा। और आखिर में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जब आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि देशवासी अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं, और फरवरी 1922 में उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के रुक जाने के बाद आज़ादी की लड़ाई एक दोराहे पर आ खड़ी हुई। अब आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर सवाल उठने लगे और नई चुनौतियां सामने थीं। तभी दो बड़ी घटनाओं ने माहौल को फिर से गरमा दिया। एक तो दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, जिसकी वजह से भारत में किसानों की कमर टूट गई, और दूसरा अंग्रेजों ने भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इन दोनों बातों ने लोगों के गुस्से को और हवा दे दी। तो अब आज़ादी के दीवानों के सामने एक बड़ा सवाल था, आगे क्या? क्या अंग्रेज़ों के बनाए सिस्टम के अंदर घुसकर काउंसिलों से लड़ाई लड़नी चाहिए, या फिर एक और पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए? इसी बहस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई के अगले अध्याय की कहानी लिखी।